हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं नो विथ एमजे चैनल। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो आज हमारा एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं एक बार बोलना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर डे बाय डे सभी सब्जेक्ट के एक एक वीडियो देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए, और कहीं भी अन्य जगह चैनल में भटकने से बेहतर है कि आप यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात दोस्तों कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे हैं, जो भी, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी, ये आपका बेसिक पैटर्न मजबूत करता है। अगर आप डायरेक्ट एडवांस पे जाते हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आता, आपको ध्यान में कोई चीज़ें बात नहीं रहेंगी। आप एनसीईआरटी बुक्स को क्लास 6 से 12 तक हर बुक को अगर आप रिवीजन करते हो या पढ़ते हो तो आपको मोटी कॉन्सेप्ट तैयार हो जाती है, जो लंबे समय तक आपके साथ चलती है। तो दोस्तों बहुत बातें हो गई, इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर। अब ये बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन रहता है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है गतिशील के सेंस में ये बता रहा है कि हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, यानी वो गतिशील हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो ऊपर नीचे मतलब चलती रहती हैं, गतिमान रहती हैं। और बाहरी रूप में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, दाब परिवर्तन, वायु दाब परिवर्तन आदि हो जाएंगे। फिर क्या कर रहा है, क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? दोस्तों अब कभी कभी आप सोचते तो जरूर होंगे कि आखिर इसके अंदर क्या है। आप बोरिंग करते हुए देखे होंगे, जहाँ पे हम लोग पानी के लिए बोरिंग करते हैं तो पानी तो निकलता है, साथ ही साथ मिट्टी भी काफ़ी निकलती है। तो हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि अंदर क्या पूरा पानी भरा हुआ है या फिर सब चीज़ ठोस है। तो यही जानने के लिए हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 2। फिर बोल रहा है पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है। तो वही दोस्तों वही बात आ गई कि किन पदार्थों से बनी है। सिर्फ मिट्टी है या सिर्फ पत्थर है, या सिर्फ पानी है या सिर्फ मैग्मा लावा है। ठीक है, आइए देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब यहाँ हम लोग जानेंगे पृथ्वी का अंदरूनी भाग किस चीज़ से बना है और क्या क्या है। ठीक, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। चित्र 2.1। अब दोस्तों यहाँ बताना चाह रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो प्याजनुमा है। जिस प्रकार प्याज में एक के परत एक सील्ड लगे रहते हैं। सील्ड मतलब दोस्तों यहाँ परत की बात कर रहा है कि जैसे हम लोग प्याज छीलते हैं तो उसमें एक एक परत हटाते रहते हैं। आप अगर एक एक परत हटाते रहोगे तो प्याज खत्म हो जाएगा, लेकिन परत नहीं खत्म होगा, जैसा कि आप सभी जानते हो। तो वही बात करने की कर रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी 2-3 परतों से या काफ़ी परतों से मिलकर बनी है। तो उसके अंदर कौन कौन से परत हैं यहाँ पे फिगर में बताने की कोशिश किया है कि जो पहला परत है ऊपर पर्पटी का है, फिर ये एरिया मेंटल का है, फिर उसके बाद ये एरिया जो रेड वाला है वो क्रोड का है। तो ये सब इसके परत होंगे। इसके बारे में डिस्क्राइब से आप जानोगे अगले क्लास में 8th-9th में आप इसके बारे में और ब्रीफली जान पाओगे, लेकिन यहाँ पे इसने अच्छे से थोड़ा में आपको आसान भाषा में समझाया है। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतला परत होता है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अब दोस्तों यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है कि पर्पटी से लेकर जो पर्पटी वाला हिस्सा है उसका वो 35 किलोमीटर तक है। यानी कि अगर आप यहाँ पर रह रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, महाद्वीप हो गया, और ये हो गया आपका महासागर। तो यहाँ से जो एरिया है वो 35 किलोमीटर है, लेकिन अब पानी का जो तल है, पानी भी तो कहीं ना कहीं टिका ही होगा। तो उस तल के नीचे जो एरिया है, मतलब तल वाला लास्ट एरिया है, उसके नीचे से मात्र कितना किलोमीटर है पर्पटी अपनी? 5 किलोमीटर। ओके, फिर देखिए क्या बोल रहा है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। अब महाद्वीप हमारा जो बना हुआ है किस चीज़ से बना है? सिलिका और एल्यूमिना से। एल्यूमिना दोस्तों जो खनिज होता है जिसके माध्यम से हम लोग एल्यूमिनियम बनाते हैं, तो खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl यानी सिलिका तथा L से एल्यूमिनिया कहा जाता है। महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमें
सी से सिलिका तथा मैं से मैग्नीशियम कहा जाता है। अब दोस्तों जो हमारी ये एरिया है, महाद्वीपीय एरिया है, वो सिलिका एवं एल्युमिनियम से बनी है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। और ये जो एरिया है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, तो इसलिए इसे सी में कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। अब दोस्तों बता रहा है कि जो अपनी परपटी है उसके नीचे, उसके जो 35 किलोमीटर के बाद से जो अगला परत स्टार्ट होता है वो किस चीज़ का होता है, मेंटल का होता है। तो मेंटल का जो एरिया रहता है, मान लीजिए ये आपका परपटी हो गया यहाँ तक, और ये एरिया आता है मेंटल का। अब मेंटल कम से कम 35 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक नीचे जाएगा। और ये 2900 किलोमीटर क्या है, ये 29 किलोमीटर फैला है। और सबसे आंतरिक जो है, सबसे लास्ट में जो सेंटर में आता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहला परपटी रहता है जो 35 किलोमीटर तक चलता है, दूसरा रहता है हमारा मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर तक रहता है, और लास्ट वाला एरिया जो मध्य एरिया एकदम सेंटर वाला, उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। ठीक, अब आइए, क्रोड है जिसकी त्रिज्या, उधर कुछ छूटा नहीं है ना, ये कुछ छूट गया, इसे हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कि क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। अब यहाँ बताना चाह रहे हैं, देखिए आपका एक जीएस क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ पे प्रीलिम्स का, कि विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है। लेकिन वहीं से इन्होंने तेल की खोज में यहाँ के इंजीनियर 6 किलोमीटर तक अंतिम तक गए हैं। और दोस्तों जहाँ तक विद्वानों का मानना है और जहाँ तक मैंने खोज किया है, मतलब अपना एनालिसिस किया है, तो ओवरऑल इंसान 12 किलोमीटर तक अंदर जा पाया है। 12 किलोमीटर समुद्र भूतल से 12 किलोमीटर तक अंदर गए हैं। अब इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको सेंटर में पहुँचना है पृथ्वी के, तो आपको कम से कम 6000 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे कहाँ 12 किलोमीटर और यहाँ पे 6000 किलोमीटर, बहुत ही असंभव है। लेकिन ये मानव समाज है, उसने कभी भी हर असंभव को संभव कर दिया है, तो ये भी आने वाले समय में हो सकता है कि संभव हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए तो मानना मुश्किल है। चलिए आइए देखते हैं। एक बात और आपको याद हो गया, क्वेश्चन बन गया कि हमारा जो पृथ्वी का सेंटर है वो भूतल से या समुद्र तल से 6000 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम लोग थोड़ा सा छोड़े थे कि इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। ठीक है, क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा फेरस कहते हैं। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि जो लास्ट वाला एरिया है वो लोहा और इससे बना हुआ है, निकल और लोहे से बना हुआ, जिसे हम लोग नीफे कहते हैं। ऊपर क्या कहते थे, ऊपर समुद्र भाग को सीएल था और सीमे था, समुद्र महाद्वीपी को सीएल, और तब वो जो समुद्र तल था उसे सीमे से वो बने थे। और जो अपना केंद्रीय एरिया है वो किससे बना है, निकल और फेरस से। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब यहाँ बोल रहा है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लीजिए, आधा पृथ्वी बना दिया, तो ये एरिया जो रहेगा वो परपटी वाला है, और सबसे ज़्यादा एरिया जो अपना है वो मेंटल वाला है 84%, और ये वाला 1% है, और लास्ट वाला जो है 15% में है, क्या है, केंद्र वाला है। और अपनी जो बता रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6371, यानी दोस्तों ये जो सेंटर से पृथ्वी या ऊपर जाने एरिया है 6371 किलोमीटर कुल ओवरऑल किलोमीटर है दोस्तों, अंदर तक का वही बता रहा है। फिर बोल रहा है शैल एवं खनिज, आइए देखते हैं क्या है इसमें। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी का परपटी ऊपरी एरिया है वो किसी न किसी शैल के अर्थ में यहाँ चट्टान बोला जा सकता है,
फिर बोल रहा है पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। और पृथ्वी के जो ऊपरी परत जो बना है, जिस चीज़ से भी बना है और उसमें खनिज हैं, तो खनिज जिस चीज़ से भी बन रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। फिर बोल रहा है सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकता है। सेल दोस्तों विभिन्न रंग, आकार, उसका कोई भी आकार हो सकता है, कोई भी फिक्स कलर नहीं है उसका, कोई भी फिक्स आकार नहीं है उसका, किसी भी आकार में वो हो सकता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय, इग्नियस, अवसादी, सेडिमेंट्री और कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक सेल। अब दोस्तों एक बार आप इसका जान लो मोटा तौर पे, ये आगे समझाएगा लेकिन आप मेरे से सुन लो कि ये मान लो एक पहाड़ है, ये मान लो एक पहाड़ है और ये पहाड़ कौन सा है, ज्वालामुखी पहाड़ है। अब ज्वालामुखी पहाड़ से ये मैग्मा फटा, तो मैग्मा कहीं भी जाकर जहाँ गिरेगा, जहाँ पर ये गिरेगा तो ये किस चीज़ का मतलब ये जो लावा इसमें से बह के जहाँ इकट्ठा होगा वो किस चीज़, कौन से सेल का निर्माण करेगा, अग्नेय सेल का। फिर दोस्तों अगर वही अग्नेय सेल मान लीजिए इस प्रकार निर्माण हो गया और हवाओं के द्वारा, वर्षा के द्वारा, जल धाराओं के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा इसका क्या होता है, अपरदन यानी कटाव होता है। तो ये कटाव होने के बाद जो एरिया कट के कहीं पे इकट्ठा होते चला जाएगा, तो इसके माध्यम से जो पहाड़ बनेगा उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे अवसादी कहते हैं। अवसाद मतलब मलबा होता है, अवसाद। तो उसी के माध्यम से जो पहाड़ बना उसे हम लोग अवसादी कहेंगे। फिर जो लास्ट वाला आता है कायांतरित किसके माध्यम से बनेगा दोस्तों, तो कायांतरित भी इसी का रूप है, लेकिन जब अग्नेय सेल या फिर अवसादी सेल का अपरदन होते होते जो भाग बचेगा उसे हम लोग कायांतरित या रूपांतरित सेल का नाम दे देते हैं। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। लेकिन ये आपको क्या समझा रहा है, देखिए, अब देखिए ये बोल रहा है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको। फिर इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्वप्रथम यही तैयार होता है, फिर इसी का अपरदन हमारा अवसादी है, फिर दोनों का अपरदन जो मिल के बनता है वो क्या होगा, रूपांतरित हो जाएगा या कायांतरित हो जाएगा। तो ये बोल रहा है अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। अब दोस्तों इसका 2 प्रकार आ गया अग्नेय सेल का, जो प्रथम सेल तैयार होता है, तो उसका 2 प्रकार इस प्रकार से आप जान सकते हो कि जो अंतर्भेदी सेल है वो क्या करता है कि अंदर ही अंदर क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए पहाड़ है तो ये अग्नेय सेल है, तो इसमें से भी लावा फूटेगा ही, इसमें से भी लावा फूट सकता है। तो क्या करेगा कि यहाँ पे ही ये सब साइड जम जाते हैं, मतलब ये लावा निकल नहीं पाते हैं तो साइड में ही जम जाते हैं, तो ये एक सेल का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन वही कुछ बाहर की तरफ जो गिरते हैं तो क्या करते हैं, बहिर्वेदी कहलाते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में आग की तरह लावा द्रवित मैग्मा ही लावा है। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है, जो आप लोग देखे होगे मूवीज़ में या फिर आप पास में जाकर देखे होगे किसी, तो आप देखे होगे लावा जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो ये बता रहा है कि लावा आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो कि ज्वालामुखी पर्वत से निकलता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। अब दोस्तों यहाँ पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो कोई ना कोई द्रवित रूप में जो है वो लावा भी है। अभी तक हमने देखा था प्रॉपर्टी, मेंटल, क्रोड। अब यहाँ पता चल रहा है कि पृथ्वी के अंदर भी कुछ द्रवित पदार्थ हैं जो ज्वालामुखी पर्वतों के माध्यम से बाहर आते हैं। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, पर्वती पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। अब दोस्तों देखो क्या हुआ कि जो लावा बाहर तेजी से आया उसे क्या बोल देंगे हम लोग, बहिर्वेदी, यानी जो बाहर की तरफ बना, लेकिन इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन का पठार सेल, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है।
फिर क्या बोल रहा है कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि इस प्रकार निकल नहीं पाने से यहीं साइड में ही रह जाता है या यहीं पे ठंडा हो जाता है, तो क्या करता है एक सेल का निर्माण करता है, तो अंतर्वेदी सेल हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि इस प्रकार के बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। तो ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का प्रयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इसमें से भी पूछ सकता है। फिर बोल रहा है सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ बता रहा, मैंने जैसे आपको बताया कि अग्नेय सेल का अवसाद यानी हवा के माध्यम से, खुद से टकरा कर या फिर हिम नदियों के माध्यम से, तो ये सब क्या होंगे, और इन सब का क्या होता है अवसाद, मतलब वो अपर्दन होता है। तो अपर्दन होने के बाद ये जहाँ पर जाकर रुकेंगे वहाँ पर अवसादी सेल का निर्माण करेंगे। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है। इन सेलों में पौधों, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या बता रहा है कि इन सेलों में यानी अवसादी सेलों में ही ज़्यादा मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये अग्नेय सेल है और यह कट के टूट के जब जहाँ पे इकट्ठा होगा तो धीरे धीरे इकट्ठा होगा। तो धीरे धीरे इकट्ठा होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, पेड़ पौधा उगेगा, फिर यहाँ पे जानवर रहेंगे, फिर सब चीज़ यहाँ पे होने लगेगा। तो फिर वापस ये आते जाते ये परत दर परत ये ऐसे बनते एक समय आएगा कि ये एक प्रकार से इस प्रकार चट्टान बन जाएगा। तो दोस्तों ये जो अवसादी चट्टान होता है परत दर परत इकट्ठा होता है, इसलिए एक परत जब तैयार होता है तो उस पर पेड़ पौधे, जानवर, जंतु रहने लगते हैं। फिर दूसरा परत है वहीं पे वो मर जाते हैं या पेड़ सूख जाता है फिर वो मर जाते हैं। फिर दूसरा परत आता है, ऐसे तीसरा परत आता है। तो होता है क्या है कि वो जो मरे रहते हैं उनके अवशेष जो बचते हैं वो जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। वही चल के हमें भविष्य में क्या कोयला, गैस ये सब प्राप्त करवाते हैं या हम प्रदान करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है कि अगर इन सभी सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। फिर बोल रहा है अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अग्नेय सेल और अवसादी सेल के जब ये सब अपर्दित होते हैं तो अपर्दित होते होते या उच्च दाब या किसी भी प्रकार से अपर्दित होंगे तो इनका जो शेष भाग बच जाएगा वो क्या होगा, कायांतरित या रूपांतरित सेल में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका रूपांतरित हो गया ना, ये रूप बदल लिया इसने, तो इसको हम लोग किस नाम से को देंगे, क्या नाम देंगे, रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल। फिर कह रहा है उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही है दोस्तों, जब ये परिवर्तित होते हैं इसी का नाम हो जाता है रूपांतरित सेल। तो आइए नीचे देखते हैं, ये कुछ यहाँ पे बता रहा है कि शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। अब ये भी आपको ध्यान में रखने बहुत आवश्यक है दोस्तों, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये शब्द किससे बना है। तो बोल रहा है इग्नियस मतलब वो अग्नेय सेल। लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिक जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो दोस्तों आप जान गए कि इग्नियस लैटिन से लिया गया है, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द है और मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित जो है वो ग्रीक शब्द है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या हो रहा है। ये बोल रहा है कि जीवाश्म, जबकि हमने अभी बात किया कि जीवाश्म सैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जैसा मैंने बताया दोस्तों आपको कि परत दर परत उसमें क्या होंगे, पेड़ पौधे जंतु रहने लगेंगे, फिर वो वहीं पे मर जाएंगे। तो वहीं का उनका क्या होगा, अवसाद जो या फिर उनका मरा हुआ जो एरिया है वो हिस्सा रहेगा, वो उसी में क्या होगा, जीवाश्म का रूप ले लेगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि साइंटिफिक ने क्लियर किया है या फिर यह निश्चित किया है कि जो कोयले वगैरह मिलते हैं हम लोग को वो प्राचीन काल के दबे हुए पेड़ के अवशेष होते हैं, वही कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब हमारा अवसादी चट्टान निर्मित होता है तो उस पर भी परत दर परत एरिया चढ़ता है और वहाँ के रहने वाले जीव जंतु उसमें मरते हैं, तो वो क्या होते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं। फिर क्या बोल रहा है नीचे, कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल, ये बताने की कोशिश कर रहा है किस प्रकार कायांतरित सेल अवसादी सेल में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है।
सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त। दोस्तों पहले खेलने का साधन बहुत कम हुआ करता था। पहले इतना बैट, क्रिकेट, बॉल ये सब नहीं होते थे, तो लोग पत्थरों के माध्यम से ही खेलते थे। आपने भी कभी बचपन में खेला होगा, उसे आप याद करिए। तो आगे देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। कुछ करके सीखने में क्या बता रहा है कि अनेक स्मारक के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैलों से बनी है। अब यहाँ देखो दोस्तों, जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है और जो ताजमहल है वो संगमरमर से बना है। आप लोग ये भी जानते ही होंगे। अब आइए क्या बोल रहा है आपको जानकर आश्चर्य होगा। आपको जानकर क्या होगा? आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एक बार क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है, उसका जो मैग्मा रहता है ठंडा होके क्या होता है, अवसादी चट्टान, अग्नेय रॉक बनता है, अग्नेय सेल बनता है। फिर अग्नेय सेल का जब अपरदन होता है तो उसके माध्यम से क्या बनता है, अवसादी चट्टान बनता है, जो परत दर परत बनता है। अब इन दोनों का जब अपरदन बनने के बाद आखिरी रूप जो बचता है इनका, उसे हम लोग कायांतरित दे देते। तो इसी चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। अब क्या कर रहा है कि आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया इस चक्र के बारे में कि जिस प्रकार मैग्मा इस तरफ बाहर निकलेगा, तो बाहर जब निकलेगा तो अग्नेय सेल का निर्माण करेगा। फिर अग्नेय सेल का टूटा जो आएगा वो अवसादी सेल का निर्माण करेगा। अवसादी सेल का जो एरिया बचेगा वो क्या होगा, कायांतरित होगा। तो इसी तरह ये चक्र चलता रहता है हमेशा। तो इसी को हम लोग सेल चक्र कहते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ताप, अच्छा हो गया ये था, अधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो इनका चक्र इस प्रकार चलता रहता है। आगे देखिए, आइए कुछ करके सीखो में क्या बोल रहा है। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? लगता है कुछ गिरा है। चलिए ठीक, हम लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। फिर कह रहा है अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने करते थे। ठीक है, वो तो कुछ करके बच्चों के लिए है, आप उस पर ध्यान न दीजिए ज़्यादा। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। जैसे आप दोस्तों केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो भी हमें खनिज मिलते हैं, आयरन, फिर कॉपर, ये सब जो भी मिलते हैं उसका अपना फिक्स गुणधर्म होता है, जो कि हम लोग साइंटिफिक नेम याद करते हैं पीरियोडिक टेबल के माध्यम से। तो उसका एक अपना फिक्स नेम होते हैं और उनका गुणधर्म भी फिक्स होता है। फिर बोल रहा है खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो ये सब क्या है, खनिज है दोस्तों। इनका मानव जीवन में किसी न किसी रूप में इनका प्रयोग होता है। आप भी इससे भली भांति वाकिफ़ होंगे, परिचित होंगे। अब दोस्तों इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, अभ्यास दिए हुए कि पृथ्वी 3 परतें क्या क्या हैं, आप सेल क्या हैं आप बता सकते हैं। फिर बोल रहा है द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन से होंगे, जाहिर सी बात है अग्नेय सेल होंगे। फिर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है, क्रोड है। सोना पेट्रोलियम कोयला किसके उदाहरण हैं, खनिज के उदाहरण हैं। फिर बोल रहा है सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी सेल में। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, पर्पटी है। ठीक है, तो यही सब है, आप इससे ध्यान दीजिएगा और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम, अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको। और इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि आप पढ़ते। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि हमारा फिर हिस्ट्री सेशन भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही। आप लोग इसी तरह बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए यार। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी देखेंगे इसको। देखो दोस्तों, सब लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल है तो उसी के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
और अभी कोचिंग अफोर्ड करने के लायक नहीं, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी कोचिंग खुलने में भी टाइम है। तो आप कोशिश करिए कि ऑनलाइन ही जितना शिक्षा ग्रहण किया जा सके कीजिए। और बस यही कहना चाहूँगा कि मन लगा के पढ़िए। एनसीईआरटी बुक को पहले कवर कीजिए, कुछ भी पढ़ने से पहले सर्वप्रथम आप एनसीईआरटी बुक्स को ही अच्छे से पढ़िए, जहाँ पर आपके बेसिक जानकारी को मजबूत किया जाता है, जिसके माध्यम से आप इसे लंबे समय तक याद कर पाएंगे। दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसका शुरुआती लक्षण नहीं पता रहेगा, आप गेहूँ के बारे में पढ़ रहे हो लेकिन आप ये नहीं जान रहे हो कि गेहूँ कहाँ से आता है, कैसे उगा, कैसे उसको उर्वरक मतलब खेतों को उर्वरक बना के अधिक उगाया जा सकता है, मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं जानोगे तो बीच वाला एरिया जान जाओगे तो उसे आप ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाओगे। उसी प्रकार हमारा जियोग्राफी है, जियोग्राफी में किस प्रकार हमारा पृथ्वी बना, कैसे क्या हुआ, देखो आप इतना कितना ब्रीफली से समझाया हुआ है, एकदम आसान भाषा में, एकदम बढ़िया से। तो दोस्तों मेरा यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग एनसीईआरटी बुक्स को पहले कवर कीजिए, चाहे मेरे चैनल से चाहे कहीं से भी। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा मजबूत होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। मेरे चैनल को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा। आखिरी बार आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।